रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडन के चैप्टर नंबर 22 को, जो कि कार्डियक फेलियर से रिलेटेड है। इसमें इंशाल्लाह हमने कंपनसेटेड हार्ट फेलियर और डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर को स्टडी करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं इसके अंदर। तो एमसीक्यू वगैरह के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो एससीक्यू मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से खास पूछेंगे वो। हाँ, ये कार्डियक रिजर्व जो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पास पेपर में आई हुई है, ये पूछ लेते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कोरोनरी ब्लड वेसल के अंदर जब कोई ब्लॉकेज होगी तो किसी टिश्यू की डेथ हो जाती है और कार्डियक फेलियर हो जाता है, जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो कार्डियक फेलियर को हम स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉडरेट कार्डियक फेलियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो 3 स्टेजेस हमने चेंजेस को देखनी है। एक फौरी तौर पे क्या चेंजेस आती हैं, फिर रिफ्लेक्सेस से क्या चेंजेस आती हैं, और फिर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म, ठीक है। फौरी तौर पे क्या आता है, कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाता है, वेन्स के अंदर ब्लड जमा होना शुरू होता है, तो डैमिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स, और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। फौरी तौर पे तो ये हो गया, गड़बड़ी होगी, ठीक है। फिर कंपनसेशन, थोड़ी देर बाद क्या शुरू होता है, मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस काम करना शुरू कर देते हैं। बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करता है, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पांस, जो हम पीछे चैप्टर नंबर 18 में मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस पढ़ चुके हैं, वो रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। वो हार्ट को स्ट्रॉन्गर पंप करने के लिए हार्ट को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, वेनस रिटर्न को इंक्रीज कर रहे होते हैं, विद कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स करवा रहे होते हैं, विद कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स करवा रहे होते हैं, ताकि प्रेशर को रेज किया जा सके, मीन टाइम में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्सेस ने अपना काम करके दिखा दिया। और फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे जो लॉन्ग टर्म है वहां पे 2 चीजें हो रही हैं। नंबर 1 हार्ट की थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है, और नंबर 2 रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। इन दोनों चीजों को भी हम देख लेते हैं। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर गया है, कार्डियक आउटपुट बहुत कम है, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, तो फ्लूइड की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन को कम करती हैं, एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करना शुरू कर देती हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड की रिटेंशन इंक्रीज करती है, जिससे थोड़ा थोड़ा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज करता है, और विनस रेजिस्टेंस जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हार्ट को ज्यादा ब्लड भेजें, ताकि वो कुछ ना कुछ शर्म करके ज्यादा पंप करना शुरू कर दे। लेकिन अगर ये जो फ्लूइड की रिटेंशन है थोड़ी बहुत होगी तो हार्ट बेहतर काम करेगा। लेकिन इसके नुकसान क्या है, ज्यादा अगर फ्लूइड रिटेंशन कर ली तो 4 तरह के नुकसान उन्होंने बताए हुए हैं। नंबर 1 हार्ट पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर 2 हार्ट ओवर स्ट्रेच होना शुरू होता है। नंबर 3 फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर ज्यादा फिल्टर होना शुरू होता है, जिससे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंसिव एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर भी एडिमा हो जाता है। ये वजह थोड़ा लेट होता है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले गड़बड़ी होगी, हमने पढ़ा। नंबर 2 रिफ्लेक्सेस ने काम किया। फिर उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, थोड़ी सी फ्लूइड की रिटेंशन आई, ठीक। अब फिर हम देखते हैं रिकवरी ऑफ द हार्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बेसिकली बात हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, एनास्टोमोसिस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक जगह पे कोई ब्लॉकेज आई है तो इर्द गिर्द से ब्लड वहां तक पहुंच जाता है। तो एक तो कोलेटरल ब्लड सप्लाई, दूसरा जो मस्कुलर होते हैं, जो मसल्स ठीक रह जाते हैं, वो मसल्स अच्छे डेवलप होते हैं, वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो ज्यादा जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मिल मिला के कार्डियक आउटपुट को नॉर्मलाइज करना शुरू करती हैं। ये अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ से ये पहले नॉर्मल था, ये पहले स्टेप में फौरन कम आ गया, फिर सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन ने काम किया तो ये ऊपर चला गया, और फिर फ्लूइड रिटेंशन और इसकी वजह से ये करते करते कार्डियक आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद भी जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो रेज्ड ही रहता है, ठीक हो गया। समरी ऑफ चेंजेस में यही बात बताई हुई है। 3 चीजें, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, और फिर कंपनसेशन किस तरह से हुई, और फिर क्रोनिक कंपनसेशन में 2 चीजें आती हैं, एक फ्लूइड रिटेंशन और दूसरा हार्ट की रिकवरी, ठीक है जी। तो ये तो थी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था हार्ट इसके बाद भी ये जो है राइट एट्रियल प्रेशर ये रेज्ड रहता है। यहां पे आप देखते हैं कार्डियक रिजर्व क्या होता है। कार्डियक रिजर्व बेसिकली देखो, हार्ट जिस लेवल पे नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा है, इससे कितना ऊपर जा सकता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक रिजर्व। अगर हम ये नॉर्मल बंदे को देखें तो हार्ट इस लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पे बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को हार्ट अटैक से वो मुश्किल से बचा हुआ है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है, डी पॉइंट देखिएगा, तो वो कार्डियक आउटपुट है तो नॉर्मल, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मजीद ऊपर नहीं जा सकता, बस यहीं तक रह सकता है, ये अपने मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा है। तो इसके अंदर कार्डियक रिजर्व थोड़ा होता है। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हार्ट फेलियर के अंदर कार्डियक रिजर्व डिक्रीज कर जाता है ठीक है, सॉरी। अच्छा, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर पढ़ लिया, फिर आता है डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का आपने ग्राफ देख लिया किस तरह से वो नॉर्मलाइज हो जाता है। डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का ग्राफ देखते हैं तो ये आपके पास ग्राफ आता है। ये जो पूरे ग्राफ इन्होंने शो किया, बस सिर्फ जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट शो किए हुए हैं। पहले हमने देखा कार्डियक आउटपुट फौरन डिक्रीज किया, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में काम किया, थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, फ्लूइड रिटेंशन ने थोड़ा सा और इंक्रीज किया, लेकिन नॉर्मल नहीं हो सका। जब नॉर्मल नहीं हो सका तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं आ सकेगा, प्रॉपर आर्टियल प्रेशर डेवलप नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होती जाएगी, और फ्लूइड रिटेंशन के एक्सेसिव होने की वजह से हार्ट ओवर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा,
मसल्स वगैरह में एडिमा होना शुरू हो जाएगा और ये जो हार्ट की परफॉर्मेंस है ये ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी और ये आपने देखा कि डीकम्पोजिट नहीं मतलब डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर है तो हम इसको संभाल नहीं सके और ये कॉज कर देगा डेथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर है उसमें क्या क्या होता चला जा रहा है, प्रोग्रेसिव रिटेंशन, मोर एंड मोर फ्लूइड की रिटेंशन होती चली जा रही है, मीन सिस्टमिक फ्री प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर, ये सारा कुछ बढ़ता जा रहा है लेकिन हार्ट इन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। लंग्स के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बबलिंग रेल्स कहते हैं, सांस लेने में मसला आ जाएगा, डिस्पनिया कहते हैं हम उसको। अच्छा, जब लंग्स सही से काम नहीं करेंगी तो ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी नहीं होगी, तो जब ये खैर आगे पढ़ते हैं विशेष साइकिल दोबारा स्टडी करेंगे, बस ये तो बातें पढ़ ली है ना, आगे चैप्टर में समझो हमने इन्हीं बातों को रिपीट करते जाना है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर क्या है, या तो हार्ट को ये ड्रग्स दो, कार्डियोटोनिक ड्रग डिजिटलिस जैसे, ताकि हार्ट बेहतर काम करे, और दूसरा डाययूरेटिक ड्रग्स दो ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है वो एक्सक्रीट हो जाए बॉडी में से। जो हमने कहा कार्डियोटोनिक ड्रग और डिजिटलिस किस तरह से हार्ट के फंक्शनिंग को बेहतर करता है उसको देखिएगा। डिजिटलिस सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछे तो डिजिटलिस सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। उससे होता क्या है, सेल के अंदर से कार्डियक सेल के अंदर से सोडियम निकल नहीं पाता, जब सोडियम निकल नहीं पाता तो अंदर सोडियम इंक्रीज कर गया, इसकी वजह से सोडियम कैल्शियम पंप भी इनहिबिट हो जाता है क्योंकि अंदर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा है, सोडियम कैल्शियम पंप काम नहीं करता। जब सोडियम कैल्शियम पंप काम नहीं करता तो कैल्शियम भी कार्डियक सेल से नहीं निकलता, जब कैल्शियम नहीं निकलता तो कार्डियक सेल के अंदर कैल्शियम की तादाद इंक्रीज कर गई। बस ये जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है यही का हार्ट की कंट्रैक्शन को हेल्प कर रहा होता है। तो इनडायरेक्टली पूछे तो डिजिटलिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द कार्डियक सेल। ठीक, लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे पूछे तो डिजिटलिस इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ द हार्ट सेल। बस इतनी सी बात है, ये एमसीक्यू में आपको पता होना चाहिए। बंदा पूछते यार सोडियम पोटेशियम पंप है इसका तो कैल्शियम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ये बार को पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल कर गया, राइट साइड का काम कर रहा होता है तो होता ही है राइट साइड वाला लंग्स में ब्लड को भेजी जा रहा है जबकि लेफ्ट वाला लंग्स से निकाल नहीं रहा, तो यही होता है कि लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है जिससे पल्मोनरी एडिमा कॉज हो गया। ठीक है जी, फिर लो आउटपुट। अच्छा, जब हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसको हम कहेंगे कार्डियक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक, सर्कुलेटरी शॉक भी कहते हैं। इनफैक्ट सर्कुलेटरी शॉक अगर हार्ट की वजह से होना तो ऐसे सर्कुलेटरी शॉक को हम कार्डियक शॉक कह देते हैं या कार्डियोजेनिक शॉक कह देते हैं। विशेष साइकिल की बात करते हैं, हार्ट पहले ही काम नहीं कर पा रहा, आर्टियल प्रेशर लो है जिसकी वजह से मजीद रिटेंशन होती जा रही है फ्लूइड की और वो मसला बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिजियोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट, डिजिटलिस का नाम अभी हमने लिया, डिजिटलिस का नाम या आर्टियल प्रेशर को रेज करने वाले ड्रग्स, ये मतलब सेम बातें हो गई। सर्जिकली रिमूव, जो कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज आई है उस ब्लॉकेज को या तो सर्जिकली रिमूव कर दो तो भी हो जाएगा, या कोई कैथेटर डालो, वो कैथेटर ऐसा कोई केमिकल आगे जाकर रिलीज करे, ऐसे एंजाइम्स आगे जाकर रिलीज करे कि वो एंजाइम्स उस ब्लॉकेज को खत्म कर दे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरीके आपने देखे, कैथेटर से भी होता है, सर्जरी से भी होता है और ड्रग से भी होता है। ठीक हो गया। एडिमा इन द पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स के अंदर कार्डियक फेलियर होता है उनके लंग्स में तो फौरन एडिमा हो जाता है, जो मैंने आपको बताया जिस तरह से। ठीक है, लेकिन जो बाकी बॉडी है उसमें एडिमा थोड़ी देर से होता है। क्यों? लेफ्ट हार्ट तो पहले सही से पंप नहीं कर रहा, तो बाकी बॉडी के अंदर आर्टिरियल प्रेशर रेज होने में टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाए, जब ब्लड वॉल्यूम बहुत इंक्रीज करना शुरू हो जाए, तब जाके पेरिफेरल एडिमा भी कॉज होता है, लेकिन अल्टीमेटली पेरिफेरल एडिमा भी कॉज हो जाता है बार। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म फ्लूइड रिटेंशन की बात करते हैं। कैपिलरी प्रेशर जब शुरू में जारी बात है हार्ट से पंप नहीं कर पा रहा, कम होता है, फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है और फिर अल्टीमेटली कैपिलरीज का प्रेशर भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जो पूरी बॉडी है उसके अंदर ब्लड कैपिलरी का प्रेशर इसलिए नहीं इंक्रीज कर रहा है कि हार्ट ने पंपिंग सही कर दी है, बल्कि इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो गया है, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन होती क्यों है? चार चीजें। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 19 में जब हमने किडनी का फ्लूइड रिटेंशन पढ़ा था तो यही चीजें डिस्कस की 19 में। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन ही डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे कह लो उसकी समरी सी है। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम होती है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से और आर्टीरियल प्रेशर के कम हो जाने की वजह से। नंबर 2, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो रेनिन रिलीज होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन फॉर्म करता है और एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। नंबर 3, एंजियोटेंसिन जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी करवा रहा होता है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वही सारा उन्होंने यहाँ पे बता दिया। नंबर 4, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये तीनों काम कर रहा है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन भी रिलीज करवा रहा होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करवा रहा होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कम कर रहा होता है। ठीक हो गया,
ये वो सारी चीजें थी जो कि फ्लूइड की रिटेंशन करवा रही होती हैं। हालांकि हार्ट बेचारे में पहले ही बहुत बोझ है, तो एक चीज है सिर्फ जो कि फ्लूइड की रिटेंशन नहीं करवा रही होती है बल्कि निकलवा रही होती है, वो होता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। एट्रिया एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि एट्रिया देखता है कि हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा बोझ है, तो एट्रिया किडनी से कहता है कि एक्सक्रीशन को इंक्रीज करो। तो ये सारी चीजें एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रही हैं, सिर्फ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है। आपको पता है एमसीक्यू में ऐसी चीज पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, तो ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा, बाकी एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन सब रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक है जी। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की बात करते हैं, यहाँ पे अब वो बात हम डिस्कस करते हैं जो मैंने पीछे एक बार मैंने कहा था बाद में देखते हैं। देखिए जी, होता बेसिकली क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर पा रहा, लंग्स के अंदर ब्लड इंक्रीज कर गया है, लंग्स में ब्लड इंक्रीज कर गया, लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं कर पा रही। अब कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट बेचारा और वीक होता चला जा रहा है, और वीक होगा तो और एडिमा और ऑक्सीजन की कमी, बस ये काम चलता चला जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट देखो तो अगर ऐसे बंदा हमारे पास आता है, अब बार बार ये ट्रीटमेंट का लफ्ज़ जिक्र किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये डाययूरेटिक ड्रग्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, यहाँ पे 2-3 नई बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली वो बता रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी स्टेज में बंदा आ रहा है, हम उसको किस तरह पेशेंट की लाइफ को बचाएंगे। नंबर 1 टॉर्निक्वेट्स, वो जो पट्टियां बांध देते हैं बाजुओं पे और इधर उधर। नंबर 2 रैपिडली एक्टिंग डाययूरेटिक ड्रग्स, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 प्योर ऑक्सीजन उसको देंगे ताकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर उसकी ब्लड की हो सके। और नंबर 4 कार्डियोटोनिक ड्रग डिजिटैलिस, पहले भी पूरा पढ़ चुके हैं, डिजिटैलिस में पहले पढ़ चुके हैं, डाययूरेटिक ड्रग्स में पहले पढ़ चुके हैं। अलबत्ता पहले हमने सर्जिकल रिमूवल ये भी पढ़ा था कि क्लॉट को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, कैथेटर से हम कोई ऐसा एंजाइम डाल सकते हैं जो क्लॉट को रिमूव कर दें। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ भी पढ़ा, कुछ ट्रीटमेंट फर्क तरह का हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फर्क उसमें से ये आ रहा है कि जिसमें लीथल विशियस साइकिल शुरू हो चुका है, अब हम बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं कार्डियक रिजर्व की तरफ। ये क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हार्ट फेलियर में कार्डियक रिजर्व कम होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक रिजर्व कैसे करते हैं, एक बंदा आया डॉक्टर के पास, उसके अंदर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, अब वो डायग्नोज कैसे करे कि इसका कार्डियक रिजर्व है या नहीं। वो बंदे से कहता है भाई एक्सरसाइज करो, अगर तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो कार्डियक रिजर्व है। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है और सांस फूलना शुरू हो गया, बुरा असर हो गया, मतलब कार्डियक रिजर्व नहीं है। तो कार्डियक रिजर्व जिसमें नहीं होता उसको एक्सरसाइज से क्या फर्क पड़ता है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू होती है, एक्सट्रीम मसल फैटीग होना शुरू होती है, और वो ओवर रिएक्ट कर जाता है उसका नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये बातें समझ में आ गई। दोबारा ग्राफिकल मेथड, दोबारा कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर को हमने दोबारा पढ़ना है। असल में बात ये है, पहले हमने सिर्फ यहाँ पे कार्डियक कर्व्स ही देखी थी, वीनस रिटर्न कर्व नहीं देखी थी। हालांकि सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट्स है ना, यहीं से वीनस रिटर्न कर्व गुजर रही है, इसकी यहाँ से गुजर रही है, इसकी यहाँ से गुजर रही है, बल्कि पहले दो की तो एक ही गुजर रही है। ठीक है। सी वाली की बड़ी हुई है, इसकी वीनस रिटर्न कर्व शो नहीं की, आगे बस वो कर्व शो करने लगे हैं प्रॉपर। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट वही है, ये ABCD देखे वही है, और वही हो रहा है। फॉरी चेंज आई, फिर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में काम किया, फिर फ्लूइड रिटेंशन की वजह से नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन सिर्फ वो आपको दिखा रहे हैं कि वीनस रिटर्न और कार्डियक रिजर्व किस तरह से, सारा कार्डियक रिजर्व कह रहा हूँ, कार्डियक आउटपुट किस तरह से चेंज हो रही होती है। ठीक है। नॉर्मल बंदा था, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा थी, हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक आउटपुट बहुत डिक्रीज कर गई। वीनस रिटर्न अभी उतना ही है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बहुत कम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत लो बन रहा है। फिर ऐसा आया सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के काम करने की वजह से वीनस रिटर्न भी बढ़ गया, ये पर्पल वाला, और थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया, तो पॉइंट यहाँ बनना शुरू हो गया। और फिर जब फ्लूइड रिटेंशन हुई तो वीनस रिटर्न मजीद बढ़ गया, ये ग्रीन वाला, और कार्डियक आउटपुट यहाँ तक आ गया। तो अब ये जो कार्डियक आउटपुट है ये नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है। कार्डियक आउटपुट कर्व नॉर्मल से बहुत थोड़ी बन रही है, वीनस रिटर्न कर्व नॉर्मल से काफी ऊपर बन रही है, दोनों को मिल मिला के हमने कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मलाइज कर ली है। ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लिया, ये ग्राफिकल एनालिसिस उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, फ्यू सेकंड में क्या हुआ, फिर वीनस रिटर्न कर्व सिम्पथेटिक रिफ्लेक्सेस से जो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, और फिर कार्डियक वो जो रिटेंशन की थी हमने, सॉल्ट की रिटेंशन की, वाटर की रिटेंशन की, सेम बातें। ठीक है। डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में जो वीनस रिटर्न है वो, क्योंकि डीकंपनसेटेड में क्या होता है बेसिकली, इसमें फ्लूइड की रिटेंशन होती जा रही है और कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा, तो फ्लूइड की रिटेंशन होती जा रही है, तो वीनस रिटर्न कर्व ऊपर से ऊपर जाती जाएगी इसमें। ये आप देखते नॉर्मल, फिर करते 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 6th डे 8th डे फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। ठीक। ट्रीटमेंट लो, फिर लिख दिया ट्रीटमेंट, यार इन्होंने वही ट्रीटमेंट दोबारा लिखा हुआ है, डिजिटैलिस देते बंदे को, हार्ट बेहतर काम करे, डायलिसिस करवा दें ताकि फ्लूइड निकल जाए उसकी बॉडी में से। पहले भी हम जो ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं, मतलब गार्टन रेपुटेशन बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, अच्छा एक चीज मिस कर गया मैं, क्रिटिकल प्रेशर कहाँ लिखा हुआ था, क्रिटिकल, वो मेरा डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में एक चीज देखिएगा, कार्डियक आउटपुट जो कि किडनी के फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दे, जो कि फ्लूइड की रिटेंशन को रोक दे, उस कार्डियक आउटपुट को हम कहते हैं क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल। ठीक है। ये जो क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल है ये डीकंपनसेटेड में अचीव नहीं हो सका, सीधी सी बात है, और यहाँ पे अचीव हो सका है। मैंने कहा ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल। बाकी हम मेरे ख्याल आखिरी पे भी पहुंच चुके हुए थे।
हाँ ठीक हो गया, क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल हो गया। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है? फाइनली हमारी वीनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट के बराबर आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। जिस तरह अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो डी पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। इस स्टेडी स्टेट कंडीशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब आपकी वीनस रिटर्न कैसे होगी, यूं जा रही होगी ना वीनस रिटर्न कर्व, ठीक है, और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट लेवल ये है। हम कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट कर्व और वीनस रिटर्न कर्व और ये जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट लेवल है, ये तीनों एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। जब ये मिल जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट बनने की नॉर्मलाइज हो जाती है, बात सीधी सी बात है, तो उसको हमने कह दिया स्टेडी स्टेट कंडीशन। अच्छा, फिर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवी फिस्टुला और बेरी। यार ये बेरी ना सीरियसली हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, पीछे में चैप्टर नंबर 18 में भी इसको पढ़ चुके हुए हैं, और मतलब तीसरी बार हम इसको पढ़ रहे हैं कि ए विटामिनोसिस हो जाता है, ए विटामिनोसिस की वजह से एटीपी नहीं बनती तो मसल सीधे काम नहीं कर पाते, मसल से काम नहीं कर पाते तो वेजोडाइलेशन होती है। बस फर्क ये है, पहले हमने पढ़ा था पूरी बॉडी में वेजोडाइलेशन होती है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हार्ट के अंदर वेजोडाइलेशन होती है। जब हार्ट में वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये आप देखते हैं ब्लू वाली कार्डियक आउटपुट कर्व जो है वो कम हो गई है, ये नॉर्मल ब्लैक वाली थी, ये कार्डियक आउटपुट कर्व कम हो गई है, और वीनस रिटर्न बढ़ गया क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रही है तो वो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह भी होगी, वीनस रिटर्न बढ़ गया, तो ये हमने देखा वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया। तो बेरी में हमने देखा कार्डियक आउटपुट बढ़ गई और वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई। जबकि एवी फिस्टुला में कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल है, हार्ट तो बेचारा काम कर रहा है, लेकिन चूंकि एवी फिस्टुला है, वीनस रिटर्न में वो क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होगी, तो वीनस रिटर्न में रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी है, इसलिए वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया। एवी फिस्टुला में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है जबकि वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया है, कार्डियक आउटपुट कर्व नॉर्मल है जो कि वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर भी थोड़ा बहुत रेज कर गया और कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल जो है वो, मतलब कार्डियक आउटपुट भी रेज कर गई हुई है। सीधी सी बात है, हार्ट बंदे का नॉर्मल है लेकिन आगे बॉडी में रेजिस्टेंस थोड़ी हो गई है। एवी फिस्टुला जो है, एवी फिस्टुला का मतलब होता है आर्टरी किसी जगह पर डायरेक्ट वेन में चली जाए, आर्टरी से डायरेक्ट वेन में कनेक्शन बन जाए, पूरी वो कैपिलरी का झंझट की छोड़ दो, तो जब वो झंझट छोड़ेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी, तो जाहिर बात है हार्ट तो नॉर्मल है बंदे का, तो ज्यादा ब्लड गुजरना शुरू हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बंदे की इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। बस यही बात थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।